फिर से स्वागत है स्मार्ट क्लास के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक 26/11 के बारे में बात करना चाहते हैं। ये वह टाइम था, वह समय था जब भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई पूरी तरह दहल चुकी थी। बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ ऐसी घटनाएं हुई थी जो हिंसा को बढ़ावा दे रही थी। आतंकवाद अपने चरम कार्यों पर पहुंच चुका था और इसको आप ऐसा बोल सकते हैं कि एक ऐसा समय था ना जब भारत की सुरक्षा नीति सबसे नीचे गिर चुकी थी। यह समय था 26 नवंबर 2008। समय था रात के 8 से 10 बजे के बीच का, जब अचानक 10 आतंकवादी मुंबई के मरीना बीच से होते हुए सीधा मुंबई में इंटर करते हैं, घुसते हैं और बेइंतहा रूप से गोला बारूद बम विस्फोट करते हैं, मासूमों को मारते हैं। वो जहां देख रहे थे, जिनको देख रहे थे, जैसे व्यक्ति को देख रहे थे, उनको वो गोली मार रहे थे। उन्हें ना बूढ़ों पर कोई तरस आ रहा था, ना बच्चों पर और ना जवानों युवकों पर। बहुत ही ज्यादा मात्रा में हानि हुई थी, जनहानि इतनी ज्यादा हुई थी कि इसका आकलन करना नामुमकिन था। देखिए, कहानी कुछ ऐसे शुरू होती है ये क्या कि कुछ रिपोर्ट्स के आधार पे 26 आतंकवादियों को एक ट्रेनिंग दी जाती है फिदायनी यूनिट में। यह समय था 2006 का। 2 साल की इस ट्रेनिंग में 10 लोगों को चुना जाता है। इन 10 लोगों में से एक लीडर होता है जिसका नाम रहता है अजमल कसाब। बाकी उनके जो और 9 मित्र रहते हैं उन सभी को लेट कमांडो द्वारा, लेट कमांडो एक बहुत ही घातक कमांडो होता है जो पाकिस्तान के द्वारा मॉनिटरेट किया जाता है। तो लेट कमांडो द्वारा इन 10 को बहुत ज्यादा मात्रा में ट्रेनिंग दी जाती है और ट्रेनिंग इन्हें फिदायनी यूनिट के तहत दी जाती है, फिदायनी रूल्स के तहत दी जाती है। और इसके बाद इन्हें भेजा जाता है भारत के मुंबई स्थित उन बंदरगाहों में जिन्हें पुलिस पूरी तरह से अपने कंट्रोल में नहीं रखती। ये जगह था कोलाबा का, जहां पर ये 10 आतंकवादी पहली बार देखे गए। जहां कुछ मछुआरों ने इन्हें पूछा कि आप यहाँ क्यों आए हैं, कहां से आए हैं, तो उन आतंकवादियों ने सीधा इन्हें जवाब दिया, इन मछुआरों को, कि तुम अपने काम से काम रखो, तुम्हें इसमें कोई हस्तक्षेप करने का जरूरत नहीं है। ये मछुआरे जो थे वो मराठी बोलते थे, तो उन्होंने मराठी में बात की, तो उसका जवाब उन्हें बहुत कठोरता से मिला। तो मछुआरों ने इसकी कंप्लेन की, कोलाबा पुलिस स्टेशन में इसकी कंप्लेन की कि यहाँ 10 ऐसे लोग आए हैं जिन्हें हम जानते नहीं है और ये एक ऐसे लग रहे हैं कि ये एक ऐसी जगह से आए जहां से तबाही होगा। तो इस पर हमारे पुलिस विभाग जो थे उस पर मुंबई पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया, कोई खासा एक्शन नहीं लिया, बस रिपोर्ट लिखा और छोड़ दिया। उसके बाद इन लोगों का पूरा चक्र शुरू होता है, पूरा खेल शुरू होता है, जिसमें अजमल कसाब और इस्माइल ये दोनों छत्रपति शिवाजी टर्मिनल में पहला हमला करते हैं। अपने AK-47 बंदूक से लोगों को मारना शुरू करते हैं। उस छत्रपति शिवाजी स्टेशन में जितने भी लोग थे, जहां उन्हें लोग दिख रहा था, वहां पर वो लगातार अपने AK-47 से फायर कर रहे थे। लोगों की मृत्यु हो रही थी। लोग छुपने के लिए पटरियों के नीचे छुप रहे थे, बाथरूम के कबर्ड के पीछे छुप रहे थे। लोग जान बचाना चाह रहे थे, भाग रहे थे। लोगों को दौड़ा दौड़ा के पीछे से गोली मारा जा रहा था और हमारी पुलिस, हमारे जवान जो थे वो निहत्थे खड़े थे। कितना रोकते, उनके पास अत्याधुनिक हथियार नहीं थे, अत्याधुनिक बंदूक नहीं थे, वो डंडा लेके जा रहे थे मारने। तो आप क्या लगता है कि कोई बंदूक लेके खड़ा है और आप डंडा लेके मारने जाइएगा तो क्या वो बच जाएगा? ऐसा स्थिति हो गया था। और देखिए, आज का भारत जो है, अब भारत में पुलिस को ऐसे पावर्स देने होंगे, ऐसे यूनिट्स देने होंगे जिनसे वो अपना भी सुरक्षा कर सके और लोगों का भी। अब वो डंडा लाठी चलाने का समय चल गया है, ये हमारी सरकार को अब जानना चाहिए। अब हर जितने भी हवलदार हैं, जितने भी ऐसे पुलिस ऑफिसर्स जो ऐसे जगह पे तैनात रहते हैं जहां पर कभी भी कोई घटनाएं हो सकती है, उन्हें रिजर्व रिवॉल्वर या रिजर्व वेपन देना चाहिए, जिनसे अगर वो हमला नहीं करे, लेकिन लोग तो देख के डरे कि नहीं उनके अगला के पास ये है, अगर हम कुछ गलत करेंगे तो इसका नतीजा भी गलत हो जाएगा मेरे साथ। तो आते हैं हम लोग स्टोरी पर। तो होता ये है कि बुधवार से शनिवार के बीच ये पूरा घटनाक्रम हुआ। इसके लिए 5-6 मुख्य रूप से 4 जो इसका ये था, ठीक है,
4 टारगेट तय किया गया था कि कहाँ कहाँ इन्हें बर्बादी करना है। ऐसे 6 जगह पे ये हुआ था, 4 जगह पे इसका तबाही हुआ था, जिसमें से कुछ नाम मैं बता रहा हूँ जहाँ पर ये हमला ज्यादा हुआ था। पहला था लियोपोल्ड कैफे, जो बहुत ही फेमस कैफे है मुंबई का। दूसरा था छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। तीसरा था ताज होटल। चौथा था नरीमन हाउस और 5वां था ओबरॉय होटल। तो ये जगहों पर बहुत ज्यादा मात्रा में तबाही हुआ था। एक और अस्पताल था जिसका कामा अस्पताल नाम है। तो ये सब स्थानों पर बहुत ज्यादा मात्रा में बमबारी हुआ, बहुत ज्यादा मात्रा में हिंसा फैलाया गया, लोगों को मारा गया। तो ये हुआ यानी इसका होने का मुख्य उद्देश्य था कि विश्व छवि में पाकिस्तान अपने नापाक बुजदिल कुत्तों को शामिल करना चाहता था, दिखाना चाहता था उस सुअर सबको कि देखो हम लोग हमला कर रहे हैं। अरे वो लोग ऐसा करना चाहते थे। देखिए, ये कोई धार्मिक लड़ाई नहीं थी, ये धर्म से ऊपर था। इसमें मरने वाले हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, सिख। देखिए होता क्या है कि ये जितने स्थानों पे जा रहे थे, जहां भी जा रहे थे, वहां पर लगातार तबाही मचा ही रहे थे। तो जो ये घटना हुआ, ये 26 नवंबर से 29 नवंबर तक लगातार चलता रहा। देखिए कुल 60 घंटे इसमें खर्च हुए थे, कुल 60 घंटे पूरा मुंबई सहमा हुआ था। और इसमें सबसे गलत स्टेप था हमारे न्यूज चैनलों का, जो को लगातार रिपोर्टिंग कर रहे थे ना, लगातार लाइव टेलीकास्ट हो रहा था। इससे क्या हो रहा था कि आतंकवादियों के जो नियंत्रक, जो इस्लामाबाद में, जो पाकिस्तान में बैठे थे, उन्हें डायरेक्ट हिंट मिल जा रहा था कि कहाँ सेना कहाँ कैसे काम कर रही है। और वो तुरंत फोन करके, तुरंत सैटेलाइट फोन से वो आतंकवादियों को खबर दे देते थे कि इस जगह पर सेना ऐसे है, एक्टिव है, इस जगह पे सेना यहाँ छुपा हुआ है। तो इस चीज से क्या हुआ कि बहुत ज्यादा मात्रा में हानि होने लगा, बहुत ज्यादा मात्रा में सेना विफल होने लगी। तो भारत सरकार के जो एनएसजी कमांडोज थे और बड़े बड़े ऑफिसर थे, उन्होंने सबसे पहले लाइव टेलीकास्ट को बंद करवाया। बोला कि लाइव टेलीकास्ट आप नहीं करिए, क्योंकि इससे क्या हो रहा है कि जो बैठे हुए हैं कुत्ते सब, जो पाकिस्तान में बैठ के भारत में हमला करवा रहे हैं, वो उन्हें पता चल जा रहा है कि कहां पर सेना हमारी क्या एक्टिविटीज कर रही है। इसके बाद होता यह है कि जाकिर उर रहमान लखवी और लश्कर तैयबा इसका पूरा बोल सकते हैं कि दारोमदार लेते हैं कि हाँ ये हमला हम लोगों ने करवाया, इसकी जिम्मेदारी जाकिर उर रहमान और लश्कर तैयबा जैसे कुत्ते सैनिक ग्रुप ने, कुत्ते संगठनों ने, आतंकवादियों ने इसको अपने अंदर लिया, अपने ऊपर लिया कि हाँ ये घटना हम लोग करवा रहे हैं। इसका मेन मुद्दा ये था, ये घटना मेन मुद्दा करवाने का ये था कि वो ये दिखाना चाहते थे कि हम भारत को घुटने पे गिरा सकते हैं। देखिए इस पूरे ऑपरेशन में, पूरे युद्ध में एनएसजी कमांडो, मार्कोस, उसके बाद मुंबई पुलिस, इंडियन एटीएस और इंडियन फायर ब्रिगेड लगे हुए थे और बहुत ही कठिन परिश्रम करके उन्होंने बहुत लोगों की जान बचाई। हमारे फायर ब्रिगेडों ने क्या किया, जब ताज होटल पर हमला किया गया बम से, ताज होटल का एक भाग को बम से उड़ा दिया गया, तो वहां आग को शांत करना और वहां से लोगों को बाहर निकालना इन लोगों का पहला उद्देश्य था। लगभग देखिए इसमें 300 लोग जो थे वो पूरी तरह घायल हो चुके थे। 300 लोगों को पूरी तरह से इंजर्ड हो गए थे। वो इतनी खराब हालत में थे कि उनका बचना नामुमकिन था, लेकिन ईश्वर उनके साथ था, अल्लाह उनके साथ था, भगवान उनके साथ था, जो उन्हें बचाया, उन्हें प्रोटेक्शन दिया। उसके बाद इस युद्ध में, इस बोल सकते हैं इस नरसंहार में कुल 273 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। जब आंकड़े मिलाए गए तो 273 से ज्यादा लोग हो रहे थे, जिसमें भारतीय लोग 266 थे और बाकी विदेशी थे। उनका देखिए आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। ये आए थे कि वो भारत का रेपुटेशन गिराने के लिए, जो विदेशी लोग आए हुए थे, कुछ यूनाइटेड नेशन के लोग आए हुए थे ताज होटल में, उन्हें वहां आके ठहरे हुए थे। तो वो एक ऐसा दिखाना चाह रहे थे भारत को कि भारत एक असुरक्षित देश है। जब पाकिस्तान इस तरह हालत में, तो भारत को भी इस तरह हालत वो करना चाह रहे थे। अब देखिए आगे इसमें हम जाते हैं। देखिए इस युद्ध में हमारे बहुत सारे पुलिसकर्मी मारे गए थे। कुछ पुलिसकर्मी जो थे वो हिम्मत से लड़े और उन्होंने कई पुलिसकर्मियों की जान बचाई, जैसे श्री हेमंत करकरे, श्री विजय सालोरकर, श्री अशोक कांबले, फिर उसके बाद तुकाराम अम्बाले, ये सब जो थे इन्होंने कई पुलिसकर्मियों की जान बचाई। अब देखिए ये तुकाराम अम्बाले जो है, इनकी एक घटना बता दे रहा हूँ। ये इनका जो पुलिस स्टेशन पड़ता था वो एक अस्पताल, जो बोल सकते हैं कामा अस्पताल के बगल में इनका पुलिस स्टेशन था। तो जब उनको पता चला कि वहाँ आ रहा है आतंकवादी, अजमल कसाब और इस्माइल जैसे कुछ आतंकवादी आ रहे हैं, तो उन्होंने तुरंत जाकर के जितने अस्पताल थे सभी अस्पतालों के लाइट्स को बंद कर दिया, क्योंकि उनके पास तो कोई हथियार था नहीं।
तो वो कैसे लड़ते? तो सभी लाइट्स को बंद कर दिया और जितने भी बोल सकते हैं, जितने भी वार्ड थे, जितने भी पेशेंट के रूम थे, सब उनको ताले लगा दिए और मेन गेट पर वो डटे रहे और किसी भी आतंकवादी को वहां घुसने नहीं दिया। आपको ये भी जानना होगा कि हेमंत करकरे जी ने एक एसयूवी वाहन को रोक करके अपने छाती पर गोली खाया था और कई पुलिसकर्मियों की जान बचाई थी। ये जितने भी आतंकवादी थे ये खुले रूप से चारों ओर दौड़ रहे थे मुंबई के सड़कों पर और तबाही मचा के रखे हुए थे, क्योंकि इनके पास बहुत अच्छी ट्रेनिंग थी। ये ट्रेनिंग करके आए थे और इन्हें पता था कि हमें क्या करना है। वो मरने के लिए आए थे, उन्हें पता था कि हमारी तो मृत्यु बहुत एकदम होना ही है। उन्हें इस तरह से तैयार किया गया था कि वो मतलब कि अपने आप को सुसाइड बॉम्बर बना के आए हुए थे। अब इस जो ऑपरेशन चल रहा था, तो इस ऑपरेशन में कुछ एनएसजी कमांडो की भी मृत्यु हुई, लेकिन हाँ, जो हमारे सुरक्षा सलाहकारों ने जितने भी काम किए वो बहुत ही सराहनीय थे। हर परिस्थिति में हमारे सैनिक लड़े और इसका डट के सामना किया। देखिए, यह हमला जो था यह पाकिस्तान ने, ठीक है, 7 जनवरी 2009 को एक्सेप्ट किया कि ये हमारे लोगों द्वारा किया गया है और इसमें पाकिस्तानी नागरिकों का हाथ है। अभी भी पाकिस्तान इस चीज को मानने से इनकार करता है कि इसमें कोई पाकिस्तानी सेना भी था, सैनिक ट्रेनिंग किया गया था या सेना का कोई हाथ था। लेकिन 7 जनवरी 2009 को ये पूरी तरह एक्सेप्ट कर लिया गया कि हाँ, इसमें हमारे नागरिक थे। देखिए, अजमल कसाब को जिंदा पकड़ लिया गया था, क्योंकि अजमल कसाब ही एकमात्र एक साथी था जो इस पूरे बोल सकते हैं कि नरसंहार में बचा हुआ था। उसे गोली लगी थी कान के थोड़े से साइड में, लेकिन उसे ऑपरेशन करके बचा लिया गया। बाद में उसे फांसी की सजा दे दी गई। तो उसने बहुत सारे राज उगले, जिसमें यह बताया गया कि भारत में और कई सारे विस्फोट होते अगर इसे नहीं पकड़ा जाता और ये मर जाता तो और कई विस्फोट होते। लेकिन भारत सरकार ने, भारत के सुरक्षा सलाहकारों ने उनसे बहुत सारी जानकारियां इकट्ठा की और उन क्षेत्रों में जहां पर इन्हें ट्रेनिंग दिया गया था वहां के बहुत सारे कैंपों को उड़ा दिया गया। आज जो है भारत जितना सुरक्षित है वो सिर्फ इन इंफॉर्मेशन के तहत ही हो पाया है। हमारे रॉ, हमारे आईबी, ये सब क्या है? ये सब हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज जो है हमारी सुरक्षा में दिन रात लगे रहते हैं। जब आप और हम सोते हैं, जब आप और हम मंदिर और मस्जिद जाते हैं, तो ये हमारी सुरक्षा में लगे होते हैं। आप जितना चाहे देश को गाली दे दीजिए, जितना चाहिए देश को कोस लीजिए, लेकिन ये भारत माँ हमें कभी नहीं कोसती। हम इसके छाती को छल्ली करते हैं, हम इसके ऊपर चढ़ते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, हर वो काम करते हैं, इसे गाली देते हैं। लेकिन आपको ये मानना होगा कि हमारे देश के सैनिक हमारे लिए लगे रहते हैं। तो ये सभी घटनाएं जो है ये 26 नवंबर की घटनाएं थी। देखिए, 26 नवंबर के समय में हमारी सरकार की जो स्थिति थी ना वो बहुत खराब थी। सरकार उतनी ज्यादा एक्टिवेटेड नहीं थी। सरकार ने सेनाओं को उस तरह का पावर्स नहीं दिया था। अगर ये पावर्स दे देते, अगर बंदरगाहों को कड़ाई से पालन किया जाता, अच्छे टेक्नोलॉजी से विकसित किया जाता, तो आज ये दिन देखने नहीं मिलता जो 26 नवंबर को हुआ था। तो इसलिए आज की सरकार जो भी कर रही है सुरक्षा नीति से बहुत अच्छे कानून को कर रही है। देखिए, इसमें एक हेडली का भी नाम जो था बहुत ज्यादा उजागर हुआ था। तो ये हेडली को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पकड़ लिया है और उस पर बहुत सारे रिसर्च हो रहे, बहुत सारे उसे क्वेश्चन पूछे गए जिसमें बहुत कुछ उगला। देखिए, इसमें अमेरिका ने भी भारत की बहुत ज्यादा सहायता की थी। अमेरिकन एजेंसी जो थी CIA ने भारत रॉ को बहुत इंफॉर्मेशन दिए, जिसके तहत भारत को बहुत सुविधा मिला इस तरह के आतंकवादी गतिविधियों को रोकने में और इस आतंकवादी गतिविधि का पता लगाने में। तो देखिए, अभी तक हम लोग जितना कुछ जाने, इन सभी को हम लोग क्या करेंगे, जब एग्जाम में 26/11 से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछेगा तो आप इन्हीं बातों को समझ करके अच्छे से लिखिएगा। ये हमारे शहीदों की कहानी है, तो इस कहानी को आप किसी के जुबानी सुनिए और याद रखिए, क्योंकि यह कहानी बहुत ही इंपॉर्टेंट थी हमारे देश के लिए, जो हमारे देश में हुआ था। उस समय जो भी सुन रहे हैं, आपका भी जन्म हो चुका था, क्योंकि यह जो डेट था वो 2008 का था। इस डेट में हम सभी ने इसे देखा था। मैंने खुद इसे टीवी पे लाइव टेलीकास्ट देखा था, लेकिन बाद में इसे बंद कर दिया गया था क्योंकि बहुत ज्यादा सुरक्षा नीति हमारा यानी इम्पोर्टेंट था और सरकार ने इसे तुरंत पाबंदी लगा दिया कि वहां पर कोई भी मीडिया कर्मी नहीं जाएंगे इसका रिपोर्टिंग करने के लिए, और जो भी न्यूज आएगा वो एक दिन बाद ही आएगा। तो इस तरह से पूरी घटना हुई और इसमें बहुत सारे भारत के नौजवान, बहुत सारे भारत के सैनिक मारे गए थे, लेकिन उन लोगों ने अपना शहीद दिया, उन लोगों ने अपनी जान देकर भारत की रक्षा की। तो इससे हमें यह दिखता है कि आज भी भारत 2008 जैसा नहीं है। आज हमारी जितने भी सुरक्षा तंत्र है और मजबूत हो चुकी है। भारत ने इसे बहुत सबक सीखा और ये तैयार रहता है अपने हर
हमले का जवाब देने के लिए। तो आशा करते हैं कि आपको 26/11 से जो भी रिपोर्ट्स थे सभी समझ में आ गए होंगे। तो इसी तरह आप चैनल में बने रहिए। हम फिर मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।